आज हम लोग इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता के अंतर्गत एक्वायर्ड इम्यूनिटी उपार्जित वंशागति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़े थे कि यह इम्यूनिटी जो होती है, यह इनेट इम्यूनिटी जो होती है अविशिष्ट होती है और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। जबकि इसके विपरीत जो उपार्जित इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है और इस इम्यूनिटी को जीवधारी अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ लक्षण हम देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक, उपार्जित इम्यूनिटी के कुछ लक्षण या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक। पहला, यह स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। यह एक पर्टिकुलर पैथोजन के ही विरुद्ध कार्य करता है। जैसे अगर हम कोरोना का वैक्सीन अगर किसी जीवधारी को देते हैं तो कोरोना से ही उस जीवधारी को बचाएगा। उसकी प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस से ही होगी, न कि वो टिटनस या तो टीबी, इन सब से वो बचा नहीं सकता। इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है विशिष्ट होती है। दूसरा, यह जो होती है डिस्क्रिमिनेट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। माने ये सेल्फ मीन्स होता है अपना और हम नॉन सेल्फ कहते हैं पराया। यह अपने और पराये में विभेद करता है। अगर वो हमारी कोशिका का है, माने हमारे शरीर का वह कोशिका है, तो उस पर कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई आया है, नॉन सेल्फ है, तो वह उस पर एक्ट करेगा और उसको मार देगा या तो उसको रिमूव कर देगा। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह डिस्क्रिमिनेट करती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को। वो कैसे करता है अभी हम बताएंगे। उसमें जैसे आपका क्या होता है कि जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह पहचानता है सभी कोशिकाओं को कि यह कोशिका मेरे शरीर की है कि बाहर की है। अगर बाहर की है तो उसको रिमूव कर देगा। जैसे आप जानते हैं, जैसे कोई भी एंटीजन है, जैसे वायरस है, वायरस जैसे अगर हम ले लें कोरोना वायरस है, ठीक, ये हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करेगा तो यहाँ पे मैक्रोफाज कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? मैक्रोफाजेज कोशिका होती है। और ये मान लीजिए वायरस है कोरोना, जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये मैक्रोफाज के अंदर जाएगा। मैक्रोफाज क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा। क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और सभी कोशिकाओं पे, हमारे सभी कोशिकाओं पे आपका एक एंटीजन होता है। हमारे सभी कोशिकाओं पे क्या होता है? एंटीजन होता है। ये जो जैसे MHC फर्स्ट, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। इसको हमारे ह्यूमन में, मनुष्य के केस में इसको ये चल्ले बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन।
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं, ये चले। तो ह्यूमन के केस में एमएससी ये सभी कोशिकाओं पे पाया जाता है, लगभग ये लगभग सभी सेल पे पाया जाता है। जबकि एक होता है एमएचसी सेकेंड, एमएचसी मेजर हिस्टोकेमिस्ट्री सेकेंड, ठीक है, या तो ये चले सेकेंड बोल देंगे ह्यूमन में। ये जो होता है केवल 2 कोशिकाओं पे पाई जाती है। जैसे किस पे मैक्रोफाजेज और बी लिम्फोसाइट्स पे होती है एमएचसी सेकेंड। तो यहाँ पे आपका मैक्रोफाज पे एमएचसी सेकेंड होती है। और जैसे ही मैक्रोफाज में यह वायरस आया, ये किल हो गया। किल होने के बाद इसके कुछ पेप्टाइड को यहाँ पे लगा देगा एमएचसी सेकेंड पे। उसके बाद क्या होता है, हम बताएंगे कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है इम्यूनिटी में आगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा। इस एमएचसी को एक टीएच सेल, एक लिम्फोसाइट है। टीएच का मतलब होता है टी हेल्पर सेल। यह टी हेल्पर सेल इसको पहचानेगा और पाएगा कि ये जो आपका इस पे पेप्टाइड, ये प्रोटीन लगी हुई है, ये एंटीजन लगा हुआ है, ये अपने शरीर का नहीं है। उसके बाद तुरंत टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन के माध्यम से, केमिकल्स हैं, या तो सीधे बी लिम्फोसाइट को सूचित करेगा, बी लिम्फोसाइट को सूचित करेगा कि हमारे शरीर में कोई बाहर से पदार्थ आ गया है, बाहरी आ गए हैं, एक तरह से आतंकवादी आ गया है, और उसका हम आधार कार्ड चेक किए हैं, वो आधार कार्ड उसका हमारे शरीर से या हमारे देश से मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आपका, जब आधार कार्ड मैच नहीं किया तो तुरंत सूचना किया, बी लिम्फोसाइट मतलब मुख्यालय को सूचित किया। और ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगा आपका, अब एक्टिवेट होगा। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा 2 तरह की कोशिकाओं में। किसमें प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, स्मृति कोशिका में बदल गया। ये प्लाज्मा सेल, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 3-4 दिन के लिए होती है, और ये बहुत ज़्यादा ढेर सारा एंटीबॉडी बनाता है, ढेर सारा एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी जाकर के तुरंत वायरस को किल करेगा, मार देगा, और इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ये मारा गया वायरस। ठीक है, ये तो तुरंत होता है जब इन्फेक्शन होता है तब। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, अगर हम फिर किसी दूसरा बार इन्फेक्शन हो, या तो वैक्सीन दिए हुए हैं, माने ये हो गया, अगर मान लीजिए यह वायरस सेकेंड टाइम, माने उस पर तो मार दिया गया, ठीक हो गया, लेकिन मतलब 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद फिर अगर अटैक करता है, तो सेकेंड इन्फेक्शन या तो उसके बाद इन्फेक्शन में, जब इन्फेक्शन होगा, जैसे कोरोना वायरस फिर आया, कोरोना वायरस, ये क्या करेगा, फिर ये स्मृति सेल किसमें कन्वर्ट होती है, जब इन्फेक्शन होगा तो प्लाज्मा सेल में, और तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा और फिर इसको किल कर देगा तुरंत। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इससे क्या क्लियर हुआ, मतलब होता क्या है, इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं, WBC, उसमें हम बताएंगे 2 तरह की कोशिकाएं होती है, लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन है, मैक्रोफाज से। जब कोई भी एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया ये सब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो मैक्रोफाज कोशिका क्या करती है, इसको किल करके अपने एमएचसी सेकेंड या चल्ले ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन पे आपका लगा देती है, डिस्प्ले करती है उस पर। तो टी हेल्पर सेल पहचानता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर का है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो
इम्यून सिस्टम वो पहचानता है कि हमारे शरीर का है कि नहीं। क्योंकि अगर हम कहीं जल गए, जैसे चेहरे पे जल गए, तो चेहरे पे जल गए तो ऐसा नहीं चाहते कि कोई बहुत सुंदर है उसका स्किन ला के लगा दिए ना, क्योंकि हमारा शरीर पहचानेगा। हम दूसरे का स्किन ला के लगा दिए तो अगर दोनों का HLA मैच नहीं किया तो उसको रिजेक्ट कर देगा, सड़ सड़ के गिरने लगेगा। इसीलिए हम अपने जांघ रीजन या तो और दूसरे जगह से क्या करते हैं कि त्वचा वहीं से लेकर के यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये डिस्प्ले किया, टी हेल्पर सेल ने पहचाना हाँ कि ये हमारे शरीर का नहीं है, तुरंत सूचित किया बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हुई प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, दो तरह की सेल में हाँ। और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना करके तुरंत किल कर दिए। आर्मी ऑफ द इम्यून सिस्टम है, ये सैनिक होते हैं एंटीबॉडी। फिर अगर मान लीजिए क्या है, उस समय तो मार दिया गया, लेकिन बाद में सेकेंड टाइम या उसके बाद अगर फिर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये स्मृति कोशिका पहचानी हुई है कि हम किसके विरुद्ध बने हुए हैं, उसको मेमोराइज है वो तुरंत प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर फिर एंटीबॉडी बनाएगी और इस कोरोना को वायरस को मार देगी। तो इसलिए फिर सेकेंड टाइम उतना इन्फेक्शन नहीं हो पाता है अच्छे से। तो जैसे आप देख रहे थे जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया दूसरी बार नहीं हो रहा था, या तो उसका अगर उस कोरोना वायरस का अगर चेंज हो गया, म्यूटेंट हो गया, तो वह थोड़ा सा घातक हो रहा था। देखिए तो ये डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है सेल्फ और नॉन सेल्फ को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थर्ड जैसे है, यह बेस्ड ऑन मेमोरी सेल, ये स्मृति कोशिका पे आधारित है। बता दिए कि ये पहचान कर लेता है कि हम किसके विरुद्ध बने हुए। अगर वह भविष्य में वह एंटीजन या वह पैथोजन फिर प्रवेश करता है शरीर में तो वह उसको किल कर देता है। चौथा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा विविधता होती है, विभिन्न प्रकार के इसमें एंटीजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी बनते रहते हैं। इस इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जैसे ताला और चाबी, तरह तरह के चाबियां हैं, तरह तरह के ताले हैं, उसके जो घाट थे। उसी तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स के वेरिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। जो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है, जब हम बताएंगे एंटीजन एंटीबॉडी का जो रीजन होता है पैराटोप, और एंटीजन को जो इपीटोप होता है वो अलग अलग तरह का होता है सभी का, और एक दूसरे में क्या करते हैं, फिक्स होते हैं। ये सब हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड उपार्जित इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है। कौन कौन? पहला एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकेंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सक्रिय होता है, एक्टिव का क्या होता है हिंदी, सक्रिय एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये होता है अक्रिय तो निष्क्रिय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए दोनों में क्या अंतर है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में अगर हम मान लीजिए क्या है, इसमें एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडीज खुद जीवधारी उत्पन्न करता है। जीवधारियों के अंदर खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, ठीक, प्रोड्यूस होता है। जबकि इसमें क्या होता है, पैसिव में, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी, जैसे पैंट शर्ट हम बनी बनाई लेते नहीं है, वैसे बनी बनाई एंटीबॉडी एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में बनाते हैं, और बनने के बाद वह दूसरे जीवधारी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जबकि इसमें जिस जीवधारी में आपका, उसी जीवधारी में जिस जीवधारी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसी में एंटीबॉडी बना है।
जबकि इसमें दूसरे जीवधारी से एंटीबॉडी बना के दूसरे किसी एक जीवधारी में एंटीबॉडी बना के दूसरे जीवधारी में प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न किया था उसको दे करके। यह दो प्रकार का होता है जो एक्टिव होता है। पहला नेचुरल प्राकृतिक एक्टिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा आर्टिफिशियल कृत्रिम इम्यूनिटी। इसमें नेचुरल में क्या होता है, जैसे प्राकृतिक रूप से हम हैं और कोई भी जैसे रोग कारक पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस ये सब हमारे शरीर के अंदर आ करके हमको संक्रमण करे और उस संक्रमण को खत्म करने के लिए हमारा शरीर जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है तो वह नेचुरल कहलाती है। जैसे यहाँ कोरोना वायरस घुसा हमारे शरीर के अंदर, फिर मैक्रोफाज उसको मार करके डिस्प्ले किया, फिर उसको टी हेल्पर सेल पहचाना, अब पाया कि हमारे शरीर का नहीं है तो उसके बाद फिर बी लिम्फोसाइट को सूचित किया। बी लिम्फोसाइट क्या है, अपने को कन्वर्ट की प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के वायरस को किल कर दिया। तो एक तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, इसमें भी एंटीबॉडी जीवधारी के अंदर ही बनेगा, लेकिन यहाँ हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराते हैं एंटीबॉडी। कैसे, किसी जीवधारी को वैक्सीन दे करके, वैक्सीन जैसे वैक्सीन दिए हम, जैसे कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं। जब वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन भी क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, एंटीजन की तरह कार्य करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन वह सभी पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से रिस्पॉन्स करें, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट करें, उत्प्रेरित करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। और एंटीजन मैक्सिमम प्रोटीन होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा हो, वो आपका एंटीजेनिक कार्य करते हैं, एंटीजन की तरह कार्य करते हैं, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो जैसे वैक्सीन दिया, वायरस की जगह पे हम क्या दिए, वैक्सीन, जैसे कोरोना का वैक्सीन दिए, ये क्या करेगा कि ये जब जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर यही प्रक्रिया करेगा। प्राकृतिक रूप से नहीं, हम वैक्सीन दिए हैं बाहर से, तो जाएगा हमारा मैक्रोफाज कोशिका क्या करेगी, उसको मार करके डिस्प्ले कराएगी, हाँ, MSC सेकेंड पे, फिर टी हेल्पर सेल पहचानेगा, पाएगा कि हमारे शरीर का नहीं है, तो फिर बी लिम्फोसाइट को सूचित किया, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाई, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के तुरंत मार देगा। जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर जो आया है आपका प्रोटीन दिया गया है कि उसी कोरोना वायरस को मार के दिया गया है, उसको मार देगा और मेमोरी के रूप में अपने शरीर के अंदर संचित है। अगर भविष्य में कभी प्राकृतिक रूप से वैसे ही कोरोना वायरस फिर अटैक किया तो ये तुरंत मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल बनाएगी और एंटीबॉडी बना करके उस कोरोना वायरस को मार देगी। तो हम वैक्सीन दे करके यहाँ आर्टिफिशियल रूप से उसके अंदर एंटीबॉडी बनाए, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, तो ये नेचुरल हो गया। पैसिव में क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। जैसे ये भी दो तरह का है, ये भी दो तरह का है, जैसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल में क्या है, जैसे इसमें क्या है, जैसे प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनता है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यह मदर से, माता से फीटस में, उसके बच्चे में प्रेगनेंसी के समय ट्रांसफ़र करता है प्लेसेंटा के थ्रू। आप जानते हैं जैसे प्लेसेंटा आंवला होता है, माता से, माता की ब्लड से, और ये फीटस, बच्चे के फीटस प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो ये एंटीबॉडी होती है माता से बनता है और ये फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है। किसके थ्रू,
प्लेसेंटा के थ्रू। तो यह नेचुरल आपका पैसिव इम्यूनिटी है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनी हुई एंटीबॉडी माता से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, जैसे आपका है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी ए, यह जो होता है कोलोस्ट्रम में होता है। कोलोस्ट्रम जो माँ का दूध होता है पीला कलर, कुछ दिन जब बच्चे के जन्म के बाद वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, उसमें ये एंटीबॉडी होती है। यह जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीता है माँ का, तो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए 3 महीने तक कहा जाता है कि डॉक्टर एडवाइज करता है कि माँ बच्चे को बाहर का दूध न पिलाए, इसी को दूध पिलाए, जिससे क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। ये सब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के उदाहरण है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं एंटीबॉडी किसी भी जीवधारी में। जैसे आपका है हॉर्स, घोड़ा। घोड़े में क्या करते हैं हम कि कोबरा, जैसे कोबरा का स्नेक, स्नेक को बोलते हैं, माने कोबरा स्नेक का जो जहर होता है पॉइजन, उसको हम बोलते हैं विनोम। इस विनोम को देते हैं घोड़े को, पहले थोड़ा देते हैं, उससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर और बढ़ाते हैं। एक ही साथ नहीं दे देंगे तो घोड़ा मर जाएगा। ठीक, थोड़ा सा देते हैं जिससे इसके अंदर एंटीबॉडी बनता है, सहनशीलता बढ़ती है, एंटीबॉडी बनता है। उसके बाद फिर इसके ब्लड को निकाल करके उसके सीरम में, सीरम को ले लेते हैं जिसमें एंटीबॉडी होता है, और ये होता है आपका एंटीविनोम। एंटीविनोम, इस एंटीविनोम में एंटीबॉडी होती है। और जब किसी को सांप काटेगा, जैसे कोबरा ही सांप काटा, तो ये एंटीबॉडी दे देंगे। तो जो कोबरा का स्नेक है वो एंटीजन है, कोबरा का जो आपका विनोम है, जहर है, और उसको एंटीविनोम जब उसके बॉडी में डालेंगे तो उसके जहर को ख़त्म कर देता है। उसी तरह से ATS, एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम। एंटी टिटनस सीरम, जैसे किसी को लोहे से चोट लग गया या कहीं कट गया, तो उस समय हम टिटनस से बचाने के लिए इसको एंटी टिटनस सीरम दिया जाता है। इसमें एंटीबॉडी होती है जो उसको आपका बचाता है टिटनस बैक्टीरिया से। इसको भी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सॉइड होता है टिटनस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का, उसको भी घोड़े के अंदर हम डालते हैं, जिससे क्या होता है उस घोड़े के अंदर धीरे धीरे उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, और उसके ब्लड को लेकर उसका सीरम निकालते हैं। उसी सीरम में होता है ATS, उसी सीरम को बोलते हैं ATS, एंटी टिटनस सीरम, और उसको हम इम्यूनाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के एक्वायर्ड इम्यूनिटी थे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक।